हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, आप नहीं पूछते कभी मेरा हाल चाल। क्यों? हम आपका रोज हालचाल पूछते हैं, कभी एक आध ने कमेंट नहीं करी सर आपका हालचाल कैसा है। क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत ना है। आओ पढ़ो बढ़िया शानदार तरीके से, हमारे हालचाल की ना लो टेंशन। तुम यदि अच्छे से पढ़ लोगे और हमारी वीडियो का सार्थक अर्थ निकल जाता है तो फिर हमारे हालचाल ही हालचाल हैं। चलिए तो निकाल लीजिए भाई अपना आज का टॉपिक, जो कि है, क्या है, अच्छा खासा पढ़ा दिया मैंने ये टॉपिक आपको। हाँ भैया, सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण। आज का टॉपिक क्या है? सक्रियता श्रेणी जो थी, सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं, मध्य स्थित धातुओं का आज क्या करेंगे? निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का करेंगे हम बेटा निष्कर्षण। सभी बच्चे लाइव आ जाइए जल्दी से भैया। सभी को जय श्री कृष्णा। कल का हल्का सा रिवाइज कर लिया करो। हाँ जी भाई, जय श्री कृष्णा। सभी का नाम लेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए बेटा, तो देखिए ध्यान से। सक्रियता श्रेणी के मध्य में हल्का सा कल का रिवाइज कराऊंगा मैं। कल हमने किस टॉपिक से बात करी थी, जल्दी से बताइए। हमने कल सबसे पहले बात करी थी धातुओं की प्राप्ति। 1 मिनट लगेगा, पूरा रिवाइज करा रहा हूं, जल्दी से ध्यान से सुने। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा था खनिज। क्या होता है बेटा आपका खनिज? क्या भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं या यौगिक पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम खनिज कहते हैं। ठीक है, और वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है उसको प्राप्त करना हमारे लिए लाभकारी है, उस खनिज को हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। ये दो बातें मैंने कल आपको बता भी दी थी, और हर बात बता दी थी कि प्रत्येक अयस्क जो है वो एक खनिज है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। इसके बाद हमने धातुओं के निष्कर्षण में बारे में पढ़ा था। 3 प्रकार की हमने टोटल धातुओं को 3 कैटेगरी में बांटा था। एक बेटा आपकी बिल्कुल निम्न क्रियाशील, एक मध्यम क्रियाशील और एक अति क्रियाशील। ठीक है, तो ये तीनों को अलग अलग तरीके से क्या निष्कर्षित किया जाता है। तो हमने कल एक कर ली थी बेटा, सबसे नीचे जो दे रखी थी अपनी सक्रियता श्रेणी में, अर्थात जो निम्न क्रियाशील धातु हैं उनका निष्कर्षण हम किस तरीके से करते हैं ये हमने आपको बता दिया था। अयस्क का सांद्रण करते हैं सबसे पहले। अब 3 कंडीशन होती है अयस्क का सांद्रण करने की। उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, उच्च अभिक्रियाशील, जिन पे की आज हम बात करेंगे, तो उनको क्या करें? गलित अवस्था में उनको गला दो और क्या कर दो? उनके मतलब लवण वगैरह प्राप्त कर दो और उनमें विद्युत अपघटन कर दो, तब हमें धातु की प्राप्ति होगी। और जो आपके मध्यम अभिक्रियाशील है, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, अब देखना इनमें 2 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं, एक कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क। मतलब धातु के साथ में कार्बोनेट मिलेगा और सल्फाइड मिलेगा। यदि कार्बोनेट अयस्क है तो करते हैं बेटा निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क है तो करते हैं भर्जन। ठीक है, निस्तापन भर्जन आज पढ़ेंगे। इसके बाद हमें मिल जाता है दोनों, चाहे कार्बोनेट अयस्क हो चाहे सल्फाइड अयस्क को, दोनों अयस्कों का यदि हम निस्तापन और भर्जन कर देंगे तो हमें मिलता धातु का ऑक्साइड है। और धातु को ऑक्साइड का क्या कर दो? अपचयन कर दो कार्बन से, बहुत सिंपल हो जाता है, हमें धातु मिल जाती है, उसका परिष्करण कर लो। इसके बाद आती है निम्न अभिक्रियाशील धातु, जो कि हम कल पढ़ ली थी। उनका होता है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं? भर्जन। उसका फिर डायरेक्ट हमें क्या मिल जाती है? धातु मिल जाती है, धातु उसको हम शोधित कर लेते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। अयस्कों का समृद्धिकरण पढ़ लिया था, जिनमें हमने एक शब्द पढ़ा था गैंग। क्या पढ़ा था? गैंग। जो बेटा अयस्क होता है उसमें पाई जाने वाली अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं? गैंग। रेत, मिट्टी, अन्य धातुओं की अशुद्धि पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा गैंग। परीक्षा में आता है, कई बार आता है। ठीक है, आगे आ रहा था सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो हमने बेटा पारे को और एक और किया था बेटा, किसको? कॉपर। पारा और कॉपर। पारे का एक अयस्क था सिनेवार, HgS, सल्फाइड अयस्क। क्या किया था? उसका डायरेक्ट गर्म कर दिया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्साइड मिल जाता है, और ऑक्साइड को डायरेक्ट एक बार और गर्म कर दिया जाता है तो हमें पारा मिल जाता है। इसके बाद कॉपर में भी ऐसा ही था, Cu2S था। ठीक है, चलिए अब आ जाओ बेटा काय पे? सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब बेटा सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातु होती हैं उनमें 2 प्रकार के अयस्क चलते हैं। एक चलता है बेटा आपका क्या? कार्बोनेट अयस्क। क्या चलता है बेटा?
कार्बोनेट अयस्क चलता है। ध्यान से, यदि कार्बोनेट अयस्क है तो उसका हम क्या करेंगे बेटा, कार्बोनेट अयस्क है तो उसकी अगली क्रिया बेटा उसका हम क्या कर देंगे, निस्तापन। क्या कर देंगे, निस्तापन। और निस्तापन करने के बाद हमें मिल जाएगा धातु का ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड का हम कर देंगे अपचयन। क्या कर देंगे, अपचयन। और अपचयन से हमें मिल जाएगी धातु और फिर हम कर लेंगे धातु का शोधन। क्या कर लेंगे, धातु का शोधन। इस तरीके से लिख लो। या फिर आप ऐसे समझ जाओ बेटा सल्फाइड अयस्क है, दूसरी कंडीशन में क्या है बेटा आपका सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क का आप कर दो भर्जन। क्या कर दो बेटा, भर्जन। और भर्जन से हमें मिल जाएगा धातु ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड। ठीक है। और धातु ऑक्साइड का क्या कर दो, अपचयन। क्या कर दो, अपचयन, जिससे हमें मिल जाएगी धातु। क्या मिल जाएगी, धातु। तो ये कंडीशन है भैया, ये कंडीशन है भैया भैया भैया, ये कंडीशन है काहे की, धातु प्राप्त करने की। कौन सी वाली, मध्यम, जो आपकी सक्रियता श्रेणी में बीच में है। चलो धातुओं के नाम जो मध्यम श्रेणी में भैया, आयरन, जिंक, और भी तरह की हैं, एक लेड है और कॉपर। सर कॉपर तो कल भी थी, कॉपर बीच में ही मानी जाएगी। चलो ये बेटा आपकी कौन सी है, ये मध्यम रासायनिक अभिक्रियाशील धातु है, ये सक्रियता श्रेणी के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़िया आ रहा है आपको समझ में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कार्बोनेट अयस्क निस्तापन, धातु ऑक्साइड मिलेगा, उसका अपचयन कर दो, धातु मिलेगी। सल्फाइड अयस्क भर्जन कर दो, धातु ऑक्साइड मिलेगा, अपचयन कर दो। अपचयन कैसे करेंगे, कार्बन से। सर अपचयन क्या होता है, अध्याय 1 में ध्यान करो, अपचयन क्या होता है, जल्दी याद करो। अब जब ऑक्साइड अयस्क है तो ऑक्सीजन को हटाना, और ऑक्सीजन की कमी मतलब क्या होता है, अपचयन। अब ऑक्सीजन की कमी तो वो करे जो ऑक्सीजन को उड़ा ले जाए, तो ऑक्सीजन को उड़ाकर ले जाता है कार्बन। कार्बन प्रबल अपचायक है, लिख लो अपनी कॉपी में, कार्बन प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो कार्बन से हम इसका अपचयन कर देंगे। चलो तो करते हैं बेटा सबसे पहले भर्जन। सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले, अब ध्यान से, सर भर्जन की परिभाषा ध्यान से, भर्जन धातु के सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिकता में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में या वायु की अधिकता में, अधिकता में गर्म करना, अधिक ताप पर गर्म करना, अधिकता में अधिक ताप पर गर्म करना भर्जन। चलिए जी हो गई भैया परिभाषा। भर्जन से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए तो करें भैया भर्जन। चलिए जिंक का करते हैं भर्जन। बेटा कार्बन है वो सल्फाइड अयस्क होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंडी। जिंक का भर्जन, जिंक का भर्जन करें तो देखिए भर्जन क्या होता है। चलो सीख गए क्या, अरे वैसे तो परिभाषा पढ़ गई समझ में आई होगी। देखो एक बात याद रखना, वायु की अधिकता में अधिक ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन। और वायु की बिल्कुल कम स्थिति में, ये मान के चलो बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन बिना ऑक्सीजन के क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन कह दो या वायु कह दो, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती है, तो गर्म कैसे करोगे, समझाई, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लगेगी, गर्म कैसे करोगे, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो यहां तो ऑक्सीजन की भरमार है, वायु की अधिकता, अर्थात वायु हम भेजते हैं। ये जो वायुमंडल की वायु है ना, इससे काम नहीं चलता, बेहतरीन ऑक्सीजन हम भेजते हैं, तब जाके आग लगती, बहुत तेज अधिक ताप पर गर्म होता है, इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। बोल दो ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। निस्तापन, निस्तापन में बिल्कुल कम वायु, जितनी के आग जल सके बस उतनी वायु की उपस्थिति में अगर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो कहलाता है निस्तापन। तो पहले कर लो भर्जन। तो जिंक का भर्जन, तो भर्जन के लिए क्या चाहिए, सल्फाइड अयस्क, जे जिंक ब्लेंडी, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंडी बोला जाता है। ये ठोस अवस्था में है, काय में है, ठोस अवस्था में पाया गया है। इसका बेटा ऑक्सीजन की अधिकता में, ऑक्सीजन की
अधिकता में इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म, यहां लिख लो तापन। तो क्या मिलेगा बेटा, जिंक का ऑक्साइड मिलेगा, सिंपल सी बात है, इनको हटाओ यहां से। अरे जिंक का क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, ZnO। किस अवस्था में मिल रहा है ये भी बेटा सॉलिड अवस्था में। अब बेटा पीछे यहाँ क्या था आपका, सल्फर, तो सीधी सी बात है पीछे क्या मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। चलो S फॉर सॉलिड और G फॉर गैस, सब समझ में आ गया होगा। ये इनकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं कोष्टक में। अब बेटा संतुलित कर लें, बेटा सिंपल है, जिंक का सल्फेट है, हमें पता है भर्जन करने के बाद क्या होता है, ऑक्साइड, तो मिलेगा, बचा कौन, सल्फर ऑक्सीजन के साथ निकल गया, सिंपल। इसका नाम लिख लेना, ये जिंक का मुख्य एस होता है, जिंक ब्लेंडी, ZnS। अब ध्यान से संतुलित कर लो, एक जिंक, इधर भी एक, इधर दो और एक, तीन ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक सल्फर है, उधर एक सल्फर। तो ऐसी कंडीशन में कभी कुछ मत करना, यहाँ दो कर दो, यहाँ तो दो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इधर सल्फर से दो किया तो यहाँ दो, तो दो दूनी चार और दो छह ऑक्सीजन हो गई, यहाँ ऑक्सीजन के लिए तीन का गुणा कर दो। कल भी ऐसी अभिक्रियाएं करी थी कि नहीं करी थी बेटा, अभिक्रियाओं को भूल जाओगे, बार बार रटना है, बार बार करके देखना है हो क्या रहा है। चलो तो ये हो गया बेटा आपका भर्जन। अब आ जाइए अगली क्रिया जिसका नाम है बच्चे आपका क्या, निस्तापन। क्या है बच्चों, निस्तापन। तो निस्तापन की परिभाषा लिखेंगे, ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा में, क्या लिखेंगे, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, कार्बोनेट अयस्क को, ए मुड़मुड़ियो, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना, अधिक ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है मुड़मुड़ियो, निस्तापन कहलाता है। निस्तापन से धातु का क्या प्राप्त होता है बेटा, ऑक्साइड। और जब भाई गर्म कर रहे हैं तो बेटा ऑक्साइड ही तो प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। चलो बेटा जिंक का ही निस्तापन कर रहे हैं, चलो कार्बोनेट अयस्क होना चाहिए, चलिए, या फिर जिंक का मत करो बेटा, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और यहां पर Zn मत लिखना, यहां पर लिखना ZnS, क्योंकि जिसका वर्जन कर रहे हैं उसको लिखो ना आप। चलिए कैलामाइन बोलते हैं इसको शायद, जिंक कार्बोनेट को। चलो करें तो ध्यान से बेटा, ये क्या आया आपका, ZnCO3 सॉलिड अवस्था में, काय में, सॉलिड अवस्था में। करें, गरम कर दो, अब ऑक्सीजन नहीं है, डायरेक्ट गरम कर रहे हैं, ए मुड़मुड़ियो, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति टाइप की होती है, कम मात्रा में, बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं है, तो इसमें क्या मिल जाता है बेटा आपका, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा सॉलिड अवस्था में। प्लस क्या निकल जाएगी बेटा आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, एक ऑक्सीजन यहाँ रह गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ में निकल गई। बोल दो ठीक है। अब ये जो आपका जिंक ऑक्साइड मिला है यहां से और यहां से, इसका क्या कर दो, अपचयन, क्या कर दो, अपचयन, और धातु मिल जाएगी ZnO का अपचयन। कैसे मिलेगी, ओ मुड़मुड़ियो देखियो, अपचयन करेंगे ZnO प्लस का आएगा, कार्बन का आएगा, कार्बन दोनों सॉलिड अवस्था में है। कार्बन सॉलिड अवस्था का मतलब समझ रहे हो, कार्बन है शुद्ध कोयला, उसके साथ में करते हैं गरम तो सिंपल मिल जाती है हमें बेटा जिंक धातु, किस अवस्था में, और पीछे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑक्सीजन जो कार्बन लाला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों अभिक्रियाएं संतुलित है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें मिल गई कि नहीं धातु, ये मिल गई जिंक धातु, क्या मिल गई, जिंक धातु। इसी के लिए तो कर रहे थे सब पूरा दमैया। चलिए तो भैया मेरी इतनी बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक जल्दी से बताइए। आज के लिए इतना काफी नहीं है, अभी और पढ़ाएंगे, घबराए ना, अभी और पढ़ाया जाएगा, घबराए ना, अभी और पढ़ाया जाएगा।
जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। चलिए, 15 मिनट हुए हैं, भर्जन निस्तापन धातु प्राप्त करवा दी मैंने। नहीं है सर, बहुत अच्छे। चलो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। सेना, चलो फॉलो मी, आगे बढ़ा जाए। एक बार अब लिखना बंद करो पहले, ठीक है, लिखना बंद करो और सुनो मेरी, हाँ सुनो बेटा। जे हमने कल पढ़ लिया था पूरा, ठीक। भर्जन आपको क्या करना है, वायु की अधिकता में गर्म करना भर्जन, वायु की बिल्कुल कमी, बिल्कुल सीमित वायु के आग अकेली जल जाए, उसमें क्या करना, गर्म करना, क्या कहलाता है, निस्तापन। दोनों कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं, सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं। जिंक का, सल्फाइड अयस्क का, आप वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, गर्म कर दिया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। सल्फर था तो सल्फर डाइऑक्साइड निकले, जब सल्फाइड अयस्क के सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी ना। और जहां क्या है, कार्बोनेट अयस्क है, ऑक्सीजन नहीं लेना क्योंकि सीमित वायु, गर्म करेंगे जिंक का ऑक्साइड मिलेगा, मिलेगा ही, पीछे कार्बन डाइऑक्साइड निकली क्योंकि कार्बन था। अब ये दोनों से जो हमें जिंक ऑक्साइड मिला है, यहां से भी और यहां से भी, चाहे ऐसे कर लो, जिंक का सल्फाइड अयस्क होगा तो भर्जन कर देंगे, कार्बोनेट अयस्क होगा तो निस्तापन कर देंगे। दोनों से हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा तो उसका बेटा कार्बन के साथ अपचयन कर देंगे। और हुआ कि नहीं अपचयन, देखो जिंक में से ऑक्सीजन हटा और क्या हुआ, ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला, कार्बन का अपचयन हो रहा है, कार्बन प्रबल अपचायक, कार्बन ने किसका अपचयन कर, सॉरी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन कार्बन ने अपचयन किसका कर दिया, जिंक का, तो कार्बन का प्रबल अपचायक। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन को हटाना, किसी पदार्थ में तो ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है, अपचयन। चलिए, तो मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, किताब को आप पढ़ सकते हो। चलिए, यहां तक हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साफ सूप मेरी, अच्छे से उतार लेना बेटा। ये क्या है, निस्तापन, इतना लिखना है परीक्षा में, निस्तापन किसे कहते हैं, तो ये 2 लाइनें लिखनी। भर्जन क्या आएगा, तो ये लिखनी, ये और ये पूरा अभिक्रिया बतानी है, और वो कहेगा अपचयन करके बताओ, तो फिर ये वाली अभिक्रिया कि धातु कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये अपचयन, ये प्रक्रिया है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण भर्जन विधि से, और कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण निस्तापन विधि से। शायद आप पक चुके हो गया मेरे हिसाब से। एक ने कह दिया यस सर, मन में आगे बढ़, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है। अरे अब आज पाठ खत्म करना है तो करना है, बात खत्म है तो खत्म है। चलिए, अब बेटा मेरी बात ध्यान से है। अब यदि हम ठीक है, सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुओं की बात चल रही बेटा। प्रथम अध्याय में हम अपचयन पढ़ के आए थे, बहुत बढ़िया। कह रहा है किताब में मिलाइए, प्रथम अध्याय में ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम के आप पहले से परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना ही अपचयन प्रक्रम है। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त जो करना होता है ना, वो अपचयन प्रक्रम ही होता है। ठीक है, कह रहा है कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा, मतलब देखो जैसे अभी हमने क्या किया था, कार्बन से अपचयित किया पदार्थ को, तो बेटा ऑक्सीजन हट गई। इसके अलावा एक और टेक्निक भी है सर, कौन सी वाली टेक्निक, याद करो बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। आप समझो बात को, कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। यदि धातु के साथ में कोई भी लवण है, धातु का क्या है बेटा, कोई लवण है, आप समझे, और उससे अधिक क्रियाशील धातु अगर हम क्या कर दें, उसके साथ मिला दें, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। वो धातु उसके यौगिक में से उस धातु को अलग कर देगी और स्वयं उसकी जगह ले लेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा धातु को उसके यौगिक में से अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया से भी प्राप्त किया जा सकता है। किताब में बाकायदा शब्द सह लिख रहा है ये वाली बात। आगे, उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे अत्यधिक क्रियाशील धातु सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इनका उपयोग कर लो। सोडियम का, एल्यूमिनियम का, कैल्शियम, इनका उपयोग कर लो। ये क्या है बेटा, आपकी पोटेशियम भी है, तो ये क्या है, अतिक्रियाशील धातु, तो इससे अभिक्रिया करवा दो, तो उस धातु का जो लवण है बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें से ये धातु उसकी जगह ले लेगी, धातु हमें शुद्ध प्राप्त हो जाएगी। अरे नहीं है क्या पता, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, धातु ए का लवण, याद करो, प्लस धातु भी होती है कि नहीं। और जैसे ही हम अभिक्रिया करवाते हैं, ये अधिक क्रियाशील धातु है, जो बी है वो ए से अधिक क्रियाशील धातु है, तो यहाँ क्या आ जाता है, धातु बी का लवण, पढ़ो ना, और प्लस क्या मिल जाती है हमें, धातु ए, और यही तो हमें चाहिए, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। चलो, तो ऐसा बेटा काम किया भी जाता है। कहाँ किया जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, करो कहाँ किया जाता है, ध्यान से बेटा। अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न विक्रियशील वाले धातुओं को उनके यौगिक से क्या कर देंगी, विस्थापित कर देंगी।
चलिए उदाहरण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, प्रश्न है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड अर्थात MnO2, MnO2 को किसके साथ बेटा, एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ, को जब एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, परीक्षा में आएगा गर्म किया जाता है तो या तब क्या होता है, तो कर दो भैया गर्म, MnO2। ठीक है, ये काय में है बेटा, आपका सोलिड अवस्था में है, और एल्यूमिनियम है ये भी चूर्ण का मतलब क्या होता है, सोलिड अवस्था में। ठीक है, तो बेटा जे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, Mn अलग हो जाता है, किस बेटा में, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। ठीक है, एल लिखा बेटा इसके पीछे लिक्विड अवस्था, और पीछे निकल जाता है बेटा आपका क्या, Al2O3। देखो ये क्या थी, धातु का लवण, धातु, ये धातु मिल गई, और ये पीछे धातु बी का लवण आ गया है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में जाएगा, ये सॉलिड अवस्था में ही आ जाता है। प्लस बेटा ध्यान से, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कौन सी वाली बात, कि जब भी विस्थापन अभिक्रिया को इस तरीके से किया जाता है तो इसमें बेटा पीछे ऊष्मा निकलती है बहुत ज्यादा। क्या निकलती है बच्चों, ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा। ठीक है, संतुलित है क्या, Mn Al2O3 नहीं है, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, नहीं यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 दूनी 4 एल्यूमिनियम, तो ये 4 एल्यूमिनियम, 3 मैग्नीज, तो ये 3 मैग्नीज, हो गया संतुलित, हो गया 3 4 3 2, सही है, 34 32, अच्छी बात है। कोई दिक्कत किसी को बेटा, समस्या परेशानी हो तो मुझे बताओ बेटा। विशेष क्या ध्यान देना पता है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है बहुत ज्यादा, इससे धातु पिघल जाती है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अभियाल बताएंगे। तो परीक्षा में आता है बेटा, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो बेटा ये मैग्नीज प्राप्त हो जाता है, और देखो एल्यूमिनियम मैग्नीज से अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या बना लेती है, इसका ऑक्साइड बना लेती है, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यही बनता है Al2O3। पीछे प्लस में ऊष्मा जरूर निकलती है। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, प्यारे बच्चों एक बार और, अगर किसी बच्चा बिल्कुल सो ही रहा हो, बिल्कुल पता नहीं उसका दिमाग कहाँ हो, तो एक बार और बता देता हूं कि हम जो सक्रियता श्रेणी में बीच में धातु होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनकी धातुएं जो होती हैं ज्यादातर काय में पाई जाती है, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। यदि सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन कर दो, हमें ऑक्साइड अयस्क मिल गया। यदि आपका कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन कर दो, हमें ऑक्साइड अयस्क मिल गया। ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए कुछ धातुएं तो बेटा आसानी से किससे, कार्बन से अपचयित होकर और धातु मिल जाती है हमें, लेकिन यदि आपको कार्बन से अपचयित नहीं करना तब आप विस्थापन अभिक्रिया कर सकते हो। तो जो अभी मैंने पिछले 5 मिनट में समझाया है वो क्या था, कार्बन से अपचयित करने की बजाय हम विस्थापन अभिक्रिया करा रहे हैं, अर्थात जिस अभिक्रिया का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड था, उससे अधिक क्रियाशील धातु ले ली, तो आप सभी जानते हो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो कि आपके सामने हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा एक बार और, जब किसी कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से, ठीक है, जब कम क्रियाशील धातु को के लवण को अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील की जगह पे लवण बना लेती है, और जो कम क्रियाशील धातु है उसको उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। ठीक है, चलिए अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आता है बेटा आपका थर्मेट अभिक्रिया। कौन सी बच्चे, थर्मेट अभिक्रिया। इसको एक काम करना, आप आज YouTube पर क्या डालना, थर्मेट अभिक्रिया का, या फिर मैं एक वीडियो भेज दूंगा थर्मेट अभिक्रिया का, एक वीडियो देख लेना। ठीक है, इससे क्या करते हैं बेटा, जो रेल की पटरियां वगैरह होती हैं, ठीक है, आजकल हमारा रेल की मतलब रेल से अच्छा संबंध है, रेल की पटरियों रेल के डब्बों इनसे अच्छा संबंध है, और परीक्षा में मतलब आपकी किताब भी रेल को ही लेके बैठी है। तो चलिए आप सब समझ गए होंगे। तो बेटा रेल की पटरियां कहीं टूट जाती हैं तो रेल की पटरियों को जॉइंट करने के लिए, समझ गया, रेल की पटरियों को जॉइंट करने के लिए इस थर्मेट अभिक्रिया का उपयोग
किया जाता है। तो क्या होती है बेटा थर्मेट अभिक्रिया, ध्यान से निकालिए। अगले पेज पे लिखा है कि यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यंत ऊष्मा छेपी हैं। देखो जी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अब एक पार्ट का तो क्या रिवीजन हो गया आपका, गजब का नहीं हुआ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी निकल रही, और ये अत्यधिक ऊष्मा छेपी है, मतलब बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि धातुएं गलित अवस्था में मिलती हैं, मतलब धातुएं पिघल जाती हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा था, याद करो धातुओं के, अरे धातुओं के गलनांक क्वथनांक नहीं पढ़े क्या? तो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च। सोचो इतना ज्यादा ऊष्मा निकलेगी कि धातुओं के गलनांक क्वथनांक से भी ज्यादा तापमान हो जाएगा और धातु पिघल जाती है। ठीक है, चलिए वास्तव में आयरन मतलब हेमेटाइट होता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड है, देखो Fe2O3, ये हेमेटाइट है बेटा, आयरन थर्ड ऑक्साइड है, सोलिड अवस्था में होता है बेटा। तो जब इसकी क्रिया एल्यूमिनियम से कराई जाती है, कैसे कराई जाती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है, तो बेटा हमें आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन, और वो भी लिक्विड अवस्था में। और पीछे क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम। तो समझ जाओ Al2O3, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, वही सॉलिड अवस्था। इसमें इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है बेटा, इसमें इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है कि जो लोहे को तक पिघला देती है। अब लोहे को पिघलाना मतलब आप बेटा मजाक तो समझ नहीं रहे होंगे, वही है बेटा आयरन का ऑक्साइड, पहले मैग्नीशियम का ऑक्साइड था, अब आयरन का। संतुलित में करा रहा हूं, घबराओ मत। बेटा आयरन थर्ड ऑक्साइड अर्थात हेमेटाइट नाम है इसका, के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन की पुर्जों, आप एक प्रकार से वेल्डिंग कह सकते हो, हालांकि वेल्डिंग नहीं होती है, वेल्डिंग जैसा ही काम होता है बेटा, मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे बेटा कि जब आयरन की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ में, आयरन की अभिक्रिया, या आयरन की बात नहीं करेंगे, आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड, थर्ड क्यों लिख रखा है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और एक आयरन ने, 2 आयरन ने 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब बात जिसको समझ में आई हो उसके लिए ठीक है, नहीं आई हो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए उन्होंने थर्ड थर्ड लिख रखा है हर जगह पे। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड, या आप डायरेक्ट इसको कह देना फेरिक ऑक्साइड, या आयरन ऑक्साइड कह देना। जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु से कराई जाती है, ठीक है, जो कि आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें क्या मिलता है बेटा? हमें गलित अवस्था में आयरन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम रेल की पटरियों तथा मशीन के दरारे, जो भी मशीन की कील पुर्जे होते हैं उनमें दरारे वगैरह, मतलब कहीं लोहे की वस्तु है उसको भरना है तो वहां पर किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। लिख पाओगे? लिख पाओगे? चलिए एक बार और मैं कर देता हूं, लिख ही देता हूं, चलो ठीक है। लिखो बेटा थर्मेट अभिक्रिया। जब आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये आप थर्मेट अभिक्रिया की परिभाषा इसको नीचे लिखेंगे, जब आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसका एक और नाम भी है बेटा फेरिक ऑक्साइड, या आप इसको बोल सकते हो हेमेटाइट। ये आयरन का मुख्य अयस्क है, इसमें सबसे ज्यादा धातु होती है, ये सब इसी के नाम है। आयरन थर्ड ऑक्साइड कह दो, या फेरिक ऑक्साइड कह दो, या हेमेटाइट कह दो, ठीक है। की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु से कराई जाती है, ये एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है, कराई जाती है, जिसमें अत्यधिक ऊष्मा, जिसमें अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, जिससे धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। थर्मेट अभिक्रिया
कहलाती है, ये जरूर लिखें। इसका उपयोग काय में रेल की पटरियों, एक चित्र भी बन रहा है आपको, हल्का सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, उसकी वीडियो के लिए आप देख लेना। रेल की पटरियों तथा मशीन के पुर्जे वगैरह, रेल की पटरी तथा मशीन पुर्जों की दरारों, मशीन पुर्जों की दरारों को जोड़ने, काय में को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और बेटा ये अभिक्रिया यहाँ लिखना है आपको, कहाँ लिखना है, नीचे, पहले इसको लिखना है फिर इसके बाद नीचे लिखना। तो ये हो गई बेटा आपकी थर्मेट अभिक्रिया। समय कितना हो गया उसी के हिसाब से अब स्पीड से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। थर्मेट अभिक्रिया तक बात पहुंच गई है, समझ में आ गई क्या, जल्दी बताओ। थर्मेट अभिक्रिया, चलो अभी तो आधा घंटा हुआ है, समय है। और बेटा आज थोड़ी सी क्या है, एनर्जी डाउन है, लेकिन मैं आपको लगने नहीं दे रहा हूँ, आप घबराए ना। थोड़ी सी क्या है, एनर्जी डाउन है आज। क्या सुबह जल्दी खाना खा लेते हैं ना तो भूख लग जाती है। अब आपने तो खाना वाना खा लिया होगा, और नहीं भी खाया हो तो आप ना तो खड़े हो और ना बोल रहे हो, तो आपकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है ना। आप में से कोई कि सर हम भी बिना खाना खाए हैं आपकी वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है आपके लिए, ठीक है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम आपके लिए। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो खाना खाने से ज्यादा महत्व आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो। तो आप लाइफ में एक बार नहीं मतलब सक्सेस जरूर होगे। देखो ये जिंदगी का परम सत्य है बच्चों, आपने जिस चीज को तवज्जो दी, जिस चीज को महत्व दिया, आपकी लाइफ में वही होना है। यदि आप पढ़ाई को महत्व दोगे तो क्या होगा, काम में आएगी। और बिना ज्ञान के अभी इस पृथ्वी पर तो जीवन संभव नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, स्किल, नॉलेज और टैलेंट। हालांकि टैलेंट स्किल नॉलेज एक दूसरे से मिली भगत है चीजें, लेकिन इनको 2 या 3 आप जैसे ही मानो, स्किल, नॉलेज, टैलेंट, ज्ञान, सही है। ये तीनों में से आपके पास यदि 2 चीजें हैं तो आप इस दुनिया में शानदार अपनी पकड़ बना सकते हो, अच्छा खासा एक जीवन व्यतीत कर सकते हो, ठीक है। आलस तो ऐसा होता है, ये मानव शरीर है बेटा, इसको आप जितना ज्यादा आलस दोगे उतना ज्यादा आलस मांगेगा ये। जितना ज्यादा इससे आप कहोगे पढ़ाई करने के लिए ज्यादा, तो ये ज्यादा पढ़ाई करने लगेगा। अगर आप सोने का आलस मारने का, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मोबाइल चलाने को कहोगे तो बेटा ये अधिक मोबाइल चलाएगा। तो जैसा भी आप इसको ढालोगे वैसा चला जाएगा, आपकी मर्जी है। वो एक बात कहते हैं ना बेटा कि पढ़ाई की उम्र में यदि आप मस्ती करोगे तो जब बुढ़ापा आएगा ना, काम करने की उम्र में, अभी क्या है काम करने की उम्र, इसमें आप आराम करोगे, तो जब आपकी आराम करने की उम्र आएगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। चलिए, तो इसलिए आप समझ लो बेटा 2 ऑप्शन है आपके पास। चलिए ये आ गया, इतना समझ में, अच्छे से पढ़ाई करोगे। बहुत बच्चे हैं भैया इस दुनिया में, कितना बच्चा है, बहुत बच्चा है। और आप सर्वे करोगे, अंदाज लगाओगे, नेट वेट पे सर्च कर लेना, प्रति सेकंड इस ब्रह्मांड में, तो चलो नहीं अपनी पृथ्वी पृथ्वी की बात करें, एलियंस पे क्यों जा रहे हो, इस पृथ्वी की बात करें तो प्रति सेकंड पता नहीं कितने बच्चे, आज से बहुत पहला का आंकड़ा था 14 बच्चे जन्म ले रहे हैं प्रति सेकंड। तो बेटा आप अंदाज लगाओ कितने सारे, मतलब दुनिया में कितनी जनसंख्या कितनी स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको अगला टॉपिक है बेटा सक्रियता श्रेणी सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। टॉपिक क्या है बेटा, सक्रियता श्रेणी में, क्या है बच्चे, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, कहां पर बेटा, सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण करना है अब हमें, ठीक है। तो कर लेंगे भैया सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। चलिए पढ़िए किताब में,
किताब से ही फॉलो करके चलते हैं बेटा, हम किताब को ही फॉलो करके चलते हैं। देखो कह रहा है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जो हैं सक्रियता श्रेणी में अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। बोलो ठीक है, बिल्कुल। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब यदि इनके ऑक्साइड हैं भी वायुमंडल में या भूपर पट्टी में है, वायुमंडल में नहीं भूपर पट्टी में है, तब भी इनका हम कार्बन के साथ अपचयन करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये कार्बन से अभिक्रिया ही नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद कार्बन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। बात को समझे? उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो धातु का ऑक्साइड है ना, उनमें देख लो कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इनका कार्बन से अपचयन होगा ही नहीं। ठीक है, कार्बन से अपचयन होगा ही नहीं। तो सर क्या करें अब हमने क्या किया था, पहले मध्यम क्रियाशील धातुएं थी तो उनका तो विस्थापन अभिक्रिया इनसे करा ली थी, अब तो ये तो खुद अभिक्रियाशील है, अब इनसे ज्यादा तो क्रियाशील कोई यही नहीं है, तो इनमें तो विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं कराई जा सकती। कार्बन से अपचयन हो नहीं रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो नहीं रही है, तो अब क्या किया जाए, तो अब करते हैं बेटा इन धातु के ऑक्साइड को क्या करते हैं, गलित अवस्था में लेकर 2 इलेक्ट्रोड लटका कर और विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। सर उससे क्या होता है भैया, विद्युत अपघटनी विधि। क्या? विद्युत अपघटनी विधि। चलिए, तो इन धातुओं की बंधता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है। समझ गए? कार्बन जितना ऑक्सीजन को बांधेगा ना, उससे ज्यादा बंधुता तो इन्हीं की है ऑक्सीजन को जोड़े रखने की। तो कार्बन लेके कैसे चला जाएगा? जाएगा ही नहीं। कह रहा अधिक होती है इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। बेटा सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम इनके गलित क्लोराइडों, सोडियम का क्लोराइड क्या होता है? NaCl, मैग्नीशियम का MgCl2, एक और क्या रखा है? कैल्शियम का CaCl2। तो इनकी गलित अवस्था क्या बेटा? गलित अवस्था मैं इनको ले लो और क्या किया जाता है, गलित अवस्था में कर लो और विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, एक एनोड और एक कैथोड। तो बेटा ये अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। अगर जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेंगे गलित अवस्था में। तो बेटा धनायन का जाएगा कैथोड के पास और ऋणायन का जाएगा एनोड के पास। एनोड कैथोड आप जानते ही हो, नहीं जानते? वही बैटरी के धन से विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो विद्युत धारा तो प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा के लिए कुछ तो लगाओगे, धारा स्रोत। और वो धारा स्रोत क्या होगा? अरे धारा स्रोत होगा सेल या बैटरी। तो उसका इलेक्ट्रोड तो होगा धन इलेक्ट्रोड से, जो जिस इलेक्ट्रोड को तुम जोड़ रहे हो बैटरी के प्लस सिरे से जिसको जोड़ रहे हो वो क्या होता है? एनोड। बैटरी ग्रीन सिरे से जो जोड़ रहे हो वो क्या है? कैथोड। चलो अगला करें। धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं भैया। निक्षेपित मतलब नीचे तली में बैठ जाती हैं धातुएं। कैसे? तथा एनोड जो कि आपका धन इलेक्ट्रोड है पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है। अभिक्रियाएं कैसी हैं? तो एनोड पर क्या होता है, पहले तो ये देखो क्या ये आपके NaCl को आपने जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये Na धनायन मिल गया और Cl ऋणायन मिल गया। पहले तो ये कह दो। तुमने कही सर ठीक है, सर ठीक है, तो आगे अब बात करें कि सर ठीक है तो क्या, देखना ध्यान से। कैथोड पर क्या होगा? तो बेटा कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है? ऋण इलेक्ट्रोड। उसके पास कौन आएगा? धन। तो Na धनायन और बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर और क्या बना लेगा बेटा? धातु बना लेगा। बात खत्म है। तुम क्या करने लग रहे हो? अब एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होती है क्लोरीन गैस मुक्त, क्योंकि एनोड पर कौन है? माइनस पहुंचेगा और ये क्या निकालेगा? Cl में परिवर्तित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। चूंकि देखो इनमें दो दो क्लोरीन है, इसलिए आप इसको यहाँ 2 कर सकते हो, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्या? कोई टेंशन? सॉरी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी ना, तो यहाँ 2Cl थोड़ी लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। चलो, तो ये क्लोरीन गैस काय पे मुक्त होती है? एनोड पर। ये बेटा OT कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ देखो मैं कह रहा हूं तो बिल्कुल उसको रटी लिया करो, कई बार एग्जाम में आ चुकी है ये लाइन कि जब अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की विद्युत अपघटनी विधि से उनको परिष्कृत किया जाता है तो विद्युत अपघटनी विधि में एनोड पर कौन सी धातु मुक्त होती है? क्लोरीन। या फिर ये आ जाता है क्लोरीन धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? एनोड पर या कैथोड पर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पहले ये टूटता है, बोल दो ठीक है, और ये टूटेगा तो बेटा कैथोड पर जाएगा। अब अभिक्रिया देखो यहाँ पे पात्र में क्या हो रहा है,
ठीक है, अच्छा सा पात्र बना लेंगे। अरे क्या ही हो रहा है। ठीक है भैया, इधर देख लो, धारा प्रवाहित करेंगे, ये इलेक्ट्रोड है आपके। ठीक है, इनमें धारा प्रवाहित कर दो, टुई 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 टुई। ठीक है, ये बैटरी लगा दी भैया, इधर प्लस इधर माइनस, जिधर प्लस है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बेटा आपका एनोड, और ये क्या हो जाएगा अपने आप कैथोड। जो तुम्हें अच्छा लगे, जिधर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें अंदर क्या भरते हैं सर? अंदर बेटा यही भरते हैं, गलित अवस्था में क्या भरा जाता है? पूरे डूबे रहते हैं बेटा, वो तो ऊपर तक है ना, ऊपर तक डूबे रहते हैं। अच्छा चित्र बना के मुझे भेजना, थोड़ी सी जगह नहीं बच रही इसलिए। ठीक है भैया, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है, जैसे इसमें क्या लिख रखा है बेटा, कॉपर धातु प्राप्त करनी है ना, तो कॉपर, कॉपर धातु प्राप्त करनी है तो कॉपर भरो। मैग्नीशियम धातु प्राप्त करनी है तो MgSO4 या MgCl2 भरो, जो भरना है वो भरना है। चलिए, अरे जो धातु प्राप्त करनी है ना, उस धातु का गलित अवस्था में यौगिक आएगा। उन्होंने कॉपर धातु प्राप्त करना है तो कॉपर भर दिया, घबराते क्यों। चलिए अब पढ़ो बेटा, नीचे क्या लिखा है? ऊपर वर्णित विभिन्न धातुओं का परिष्करण कर रहे हैं। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रियाओं में प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, ध्यान से, इन्हें अपद्रव्य होते हैं। मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि इस कंडीशन में हम जो धातु प्राप्त करते हैं ना बेटा, वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, उनमें अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए पता है क्या किया जाता है? ये जो चित्र मैंने बनाया है, ये एक और चित्र बनाया जाता है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ध्यान से समझ गए। इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, देखो कैसे। जी हाँ, ये देखो आप, अरे शोधन करना है बेटा, शोधन। तुम कहोगे सर यो का होता है? अरे मुड़ा मुड़ियो, शुद्ध धातु तो प्राप्त करनी है ना। ठीक है, क्या प्राप्त करनी है? शुद्ध धातु। तो ये क्या है बेटा? धन इलेक्ट्रोड, और ये क्या है? ऋण इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड को बोलेंगे कैथोड, और धन इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड। बेटा सर ये क्या है? ये बेटा विद्युत अपघटन है। पहली बात, विद्युत अपघटन। तो एक बार विद्युत अपघटन करके क्या कर लिया? धातु प्राप्त कर ली। और ये है बेटा आपका विद्युत अपघटन के बाद परिष्करण, धातु का परिष्करण या शुद्ध धातु प्राप्त करना। ठीक है, धातु का शोधन करेंगे, इसको बोलेंगे धातु का शोधन। सर कैसे? तो ध्यान से समझना, धातु का शोधन भी विद्युत अपघटन विधि से ही किया जाता है। इसमें भी वही भर रहा है पूरा आपका। ठीक है, अरे मुड़ा मुड़ी हो, मुड़ा मुड़ी हो भैया। आज का तो पूरा हो जाएगा पार्ट, मैं आपको खत्म करके ही जाऊंगा। कल कौन सा पार्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं अपन चर्चा करेंगे इस चीज पे। चलो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि बाद में 5 मिनट की चर्चा रह जाएगी। हाँ, कह रहा ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रियाओं में जो प्राप्त धातु है वो शुद्ध रूप नहीं होती है पूरा। उसके लिए क्या करते हैं? अपद्रव्य होते हैं, इन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए भी सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटन परिष्करण। समझ गए बेटा, धातु प्राप्त करना भी विद्युत अपघटन विधि से है, और धातु शुद्ध करना भी विद्युत अपघटन, मतलब दो दो बार विद्युत अपघटन। अरे दो दो बार विद्युत अपघटन। बस अंतर क्या है कि यहाँ क्या भर रहा था, यहाँ क्या भर रहा था, यहाँ भर रहा था धातु का लवण, धातु का लवण, जैसे NaCl MgCl2 ये सब। और यहाँ क्या भर रहा है बेटा? यहाँ अलग चीज है, वो क्या है देखो। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण कैसे किया जाता है? ये धातु का शोधन क्या है बेटा? ये विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण, ध्यान से समझना है बेटा। ये वाला चित्र उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैंने फिर भी आपको बना के बता दिया है। किया उसमें भी यही जाता है, विद्युत अपघटन में भी ऐसा कैसे ही किया जाता है। ठीक है, उन्होंने जो चित्र दिया वो काय का है? विद्युत अपघटन परिष्करण का, धातु प्राप्त करने का। कैसे करते हैं सुनो। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। मतलब कोई सी भी धातु हो उसका शुद्ध करना इस तरीके से किया जाता है। बेटा इसमें नाम देखो, कॉपर अधिक क्रियाशील, जिंक, टिन, निकेल ये क्या है? मध्यम क्रियाशील, और सोना चांदी ये तो
कम से कम क्रियाशील, इनको भी इसी से शुद्ध किया जाता है, विद्युत अपवर्तनीय परिष्करण से। अरे धातु प्राप्त हो गई ना, तो अब शुद्ध सुई कर लो। जो अभी धातु इतनी देर की हम प्राप्त कर रहे थे वो शुद्ध थोड़ी है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो उसके लिए इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड, समझ गए, एनोड मतलब धन इलेक्ट्रोड पर क्या लिखना है, अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु का क्या लिखना है, जो हमें प्राप्त हुई है उसका हमने क्या बना लिया, एक इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझ लेना, अशुद्ध धातु का क्या है बेटा, आपका एनोड। यानी ये जो आपका एनोड है वो कैसी है, अशुद्ध धातु का एनोड। तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत, शुद्ध धातु की पतली परत, शुद्ध धातु की थोड़ी पतली परत का क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में। ये क्या है, धातु लवण क्या है, जिस धातु को शुद्ध प्राप्त करना है ना उसी धातु का लवण आएगा, धातु लवण। समझ में आ गया। तो धातु लवण प्राप्त किया जाता है बेटा, ये विद्युत अपघट्य है। इसमें कौन प्राप्त होता है, मतलब कौन रखा जाता है, धातु का लवण। अरे जो धातु प्राप्त कर रहा है उसी धातु का लवण। जैसे बेटा कोपर धातु प्राप्त करना है तो कोपर का ही क्या लगाना है, एनोड। कोपर का ही क्या लगाना है, ये अशुद्ध कोपर, ये थोड़ा शुद्ध कोपर जो पहले का भी बना लिया हो, और इसमें भरेंगे कोपर सल्फेट। क्या भरेंगे, कोपर सल्फेट। समझ गए। अब हमें जिंक करना है तो अशुद्ध जिंक, शुद्ध जिंक, जिंक सल्फेट। समझ में आ गया। ऐसे आपको ये एक धातु दिया नहीं, हम सभी धातुओं के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पर्टिकुलर किसी धातु का शोधन के लिए हम लिख नहीं रहे यहाँ पे। चलिए क्या होता है सुनो, चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। ये बेटा जो आपकी अशुद्ध धातु है ये विद्युत अपघट्य में घुलने लगेगी, मतलब एनोड पतला होने लगेगा, ये घुलने लगेगी। ध्यान से समझना, घुलने लगती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित तो हो जाती है। बेटा जितनी धातु एनोड से इसमें घुलती है ना, अब इस धातु लवण में भी तो धातु है, नहीं है कि आप ऐसे समझ लो, ये अशुद्ध कोपर, ये आपका शुद्ध कोपर, और ये क्या है, CuSO4। अब यदि इधर से अशुद्ध कोपर कहां घुलेगा, कॉपर सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट से ये ऐसा क्यों होता है। यदि आपके मन में ये वाली बात आती है तो बेटा बात तो बिल्कुल बहुत सही आई है, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर धातु लेना पड़ेगा, पर्टिकुलर फिर अभिक्रिया होगी, और ये इधर क्यों घुलता है, इस पर परत क्यों जम जाती है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अगले क्लास के लिए। चलिए, तो स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती, इतनी मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में कैथोड पर निक्षेपित हो जाती, विलय अशुद्धियां विलयन में ही रह जाती हैं। समझ गए, ये अशुद्धियां हैं क्या इसमें, वो काय में रह जाती हैं, विलयन में, वो यहां नहीं पहुंच पाती है, बस यही तो है। तथा अभिलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, इसे एनोड पंख कहते हैं, ये यहां आ जाएंगी। समझ गए, अभिलय जो अशुद्धियां है यहां इकट्ठी हो जाएंगी इधर नीचे, बात को समझना, ऐसा नीचे कह दो आओ। तो इसको बोलते हैं बेटा एनोड पंख। पंख मतलब कीचड़ होता है ना एक प्रकार से, नहीं होता क्या, पंख मतलब अशुद्धि, कीचड़, तो एनोड पंख, एनोड का कीचड़ कहां एकत्रित हो जाता है, यहां पर। अरे बोल दो, ठीक है बच्चों, आ गया मेरी बात समझ में, एनोड पंख उपस्थित हो गया है। बस यहीं तक है आपका मैटर। चलिए इसके बाद बेटा टॉपिक दे रखा है जो कि बहुत ज्यादा सरल है, जिसका की नाम है संचारण। क्या है, संचारण पढ़ाऊंगा, पहले ये समझ में आ गया क्या, पूरा जल्दी से बता दो। शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं ये समझ में आ गया क्या, बता दो। चलिए किसी का कोई डाउट नहीं है। 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है बेटा, जल्दी से देख लो, मुड़ो मुड़ियो, खत्म करेंगे फिर बात को। चलिए संचारण पर बात कर लेते हैं बेटा। सब अच्छी तरीके से जानते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ लेना। मेरे हिसाब से शायद संचारण बताना तुम्हें इतना जरूरी नहीं है, आप किताब को पढ़ लेना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। 3 परख नलियां दे रखी हैं बेटा, इनमें से पहली परख नली में पानी है क्या, तो और दूसरी परख नली में हल्का सा क्या कील डाल दी पानी में, दूसरी परख नली में बेटा कील है, उसमें क्या पटक रखा है बेटा, तेल पटक दिए ऊपर से पानी में, ठीक है। तेल क्यों पटका, क्योंकि पानी में तेल घुलता नहीं, ऊपर आ जाएगा, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन रहती है, क्या रहती है, ऑक्सीजन, वो बेटा अंदर नहीं जा पाती, पानी के अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि तेल उसको अंदर नहीं जाने देगा। और तीसरी बेटा जो परत है उसमें आप देख लो बेटा क्या कर रखा है, पहले तो कैल्शियम क्लोराइड शुष्क चूना टाइप का होता है, जैसे ही हम परख नली में पटकेंगे उसके अंदर जो नमी है क्या बेटा, वो नमी बिल्कुल बाहर हो जाती है, और बिल्कुल शुष्क वायु, सूखी वायु उसके अंदर, और तीनों में अपन ने ढक्कन लगा रखा है, देख लो। पहले में पानी कोई रोक टोक नहीं है,
नॉर्मल वायु पानी में हमने क्या डाल दी, कील, बिल्कुल नई कील ला के, जस्ट लोहे की। इसके बाद दूसरे कंडीशन में हमने पानी में तेल मिला के कील को डाल दिया। तीसरी कंडीशन में क्या कर रखा है, शुष्क, बिल्कुल परखनली सूखी हुई है, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन अकेली है। तो बेटा तीनों कंडीशनों को हमने 2-4-8 दिन रख के रहने दिया। फिर इसके बाद निकाल के देखा तो पहली कंडीशन में क्या लगी, जंग लग गई, लेकिन दूसरी और तीसरी कंडीशन में जंग नहीं लगी। क्यों नहीं लगी दूसरी और तीसरी कंडीशन में, क्योंकि बेटा जंग तभी लगती है जब धातु के साथ में, अर्थात आयरन के साथ में क्या होना चाहिए था, अरे नमी और प्लस वायु, अर्थात जल और वायु दोनों। तो जो पहली कंडीशन की प्रणाली थी उसमें ये दोनों थे, तो जंग लगी, जंग लगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या था, जल्दी बताओ, अरे पानी तो था लेकिन वायु नहीं थी, अंदर ही नहीं जा पाई। और तीसरी कंडीशन में वायु थी लेकिन नमी नहीं थी। तो बेटा ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, जंग केवल तभी लड़ी जाएगी, नहीं मतलब लड़ी नहीं जाएगी, जंग केवल लोहे पे तभी लगेगी। कौन सी जंग लड़ने जा रहे हो, आ गई बेटा प्यारे बच्चों समझ में। अरे मूर्ख नहीं हो यार, सिंपल सी बात है, दोनों चीजों की आवश्यकता है। पहली प्रणाली में दोनों थी, दूसरे में एक नहीं था, तीसरे में एक नहीं था, नहीं लगी जंग, बात खत्म, कोई दिक्कत। अब तुम बोलो संचरण किसे कहते हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, जब कोई भी धातु होती है वो धातु क्या करती है, नमी तथा वायु की उपस्थिति में आती है, मतलब वायु के संपर्क में आती है, तो उस पर क्या हो जाता है बेटा, धीरे धीरे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं, और इस क्रिया को संचारित कहते हैं। संचारण से क्या हो जाता है, धातु खत्म, धीरे धीरे खराब होने लगती है और संचारित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सर इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, बेटा पढ़ लेना है इसको, ठीक है। धातु को काय से संचारित होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो पढ़ो, पेंट करके पुताई कर दो, वायु के संपर्क में नहीं आ पाएगी, ठीक है, धातु वायु के संपर्क में नहीं आ पाएगी। दूसरा कह रहा है तेल लगा दो, बिल्कुल ठीक है, नमी नहीं बैठ पाएगी। ग्रीस लगा दो, तेल लगाना, ग्रीस लगाना। यशद लेपन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सर, जो का होता है यशद लेपन, गैल्वेनीकरण। सर ये क्या होता है, अरे कुछ नहीं, जो आपकी आयरन क्या है, क्रियाशील ला दो, इस पर जिंक की परत चढ़ा दो, जिंक कैसी है, कम क्रियाशील ला दो, जिंक की परत चढ़ा दो। ये जो अभिजल विद्युत अपरण किया था ना, एक पे परत चढ़ रही थी, ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ दूसरी धातु ले लो और जहां जिस पर हमें क्या करनी है, अरे परत चढ़ानी है, वो धातु ले लो, एक गलेगी और एक पर परत चढ़ जाएगी। ऐसे किया जाता है बर्तनों वगैरह में जो लोहे के होते हैं अंदर से, और उन पर ऊपर से क्या चढ़ा दी जाता है, जिंक की परत। तो बेटा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया कहलाती है यशद लेपन, ठीक है। क्रोमियम लेपन कर दो, क्रोमियम का लेपन कर दो, क्रोमियम कम क्रियाशील धातु, एनोडीकरण कर दो। बेटा ये सब एक ही बात है, एनोडीकरण करके ही तो एनोड पर क्या किया जाता है, एनोड गलेगा और कैथोड पर धातु एकत्रित होगी, यशद लेपन, ठीक है। क्रोमीकरण, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, ये सब क्या है, एक ही बातें हैं, ठीक है। इनमें एक धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा आने वाला काम है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, ये सब हो गया, यशद लेपन हो गया, एक धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ाना हो गया। लास्ट आता है मिश्र धातु बनाकर, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है सब, मिश्र धातु बनाकर। कैसे, कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक धातुओं का सामांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक धातुओं को आप क्या मिला लो, एक निश्चित अनुपात में मिला लो। जैसे ही आप एक निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, मिश्र धातु बनेगी। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिश्र धातुओं का उपयोग किया जा रहा है। दो या दो से अधिक धातुओं का सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। स्टील होती है लोहा, निकल, क्रोमियम। आप एक काम करना, इस पूरे पार्ट को पढ़ना, पूरे पार्ट को मतलब इस जगह इस टॉपिक को पढ़ना। होमवर्क है आपका अभियाल का, खाना पीछे ही खाना है, मैं भी अभी नहीं खाऊंगा, 1 घंटे और अभी 11वीं वालों को पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप क्या समझ रहे हो, 1 घंटा पहले पढ़ा दिया, 1 घंटा आपका हो चुका है, 1 घंटे लगातार 3 घंटे खड़े रह के आपके सामने बोलना, और आप बच्चे पढ़ते नहीं हो, ठीक है, टाइम पास कर। अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है बेटा, मेरा कोई वो नहीं है इतना बड़ा मैटर, मेरा काम पढ़ाने का, मैं अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभा रहा हूँ। और मैं तो डबल काम कर रहा हूँ, आपसे कहते कि मेरी भी वीडियो देखना है और
आप अलग, मतलब कि आपको दो दो स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, स्कूल भी 6 घंटे पूरे, कोचिंग भी आपको पूरे कंप्लीट करना है, इसके बाद आप ऑनलाइन भी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ये आपकी डबल ड्यूटी है। यदि आप पूरी श्रद्धा से, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 100%, ऐसे आप पूरा स्कूल का शानदार होमवर्क 6 पीरियड, कोचिंग का शानदार होमवर्क 6 पीरियड, और आप मेरे पढ़ाने का अर्थात मोबाइल, ये सब कर रहे हो, तो आप भी फिर मेरे बराबर मेहनत कर रहे हो, फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये ईश्वर पे विश्वास रखो। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में आपको क्या करना है बच्चे, पूरी जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, जैसे कि एक स्टील है तो लोहा निकल क्रोमियम दे रखा है, ऐसे पूरी मिश्र धातुओं के आपको चार्ट बनाना है कि किस धातु को मिलाकर कौन सी मिश्र धातु बनती है। जैसे इसमें दे भी रखा है बेटा। यदि एक और बात समझना, एक और शब्द आ जाता है, ये 2 शब्द और ध्यान रखना है। कौन कौन से? देखो, एक संचारण हो गया, ध्यान से, संचारण, इसको याद करना है कैसे कहते हैं। इसके बाद आ गया यसदलेपन, ठीक है, इसको याद करना है। इसके बाद आ जाता है मिश्रातु या मिश्र धातु, और एक और आ जाता है बेटा अमलगम। सर जो का होते हैं अमलगम, बेटा अमलगम मतलब होता है हम धातु की क्या बना रहे हैं, मिश्र धातु। हमने 2 धातुओं की मिश्र धातु बनाई, उनमें से एक धातु थी पारा। क्या थी? पारा। अर्थात पारे की जो मिश्र धातु होती है उसको बोला जाता है अमलगम। क्या बोला जाता है? अमलगम। और कुछ मत कह देना, अमलगम। ठीक है, समझ में आया क्या इतना कि नहीं आया? चलिए, ठीक है, यसद लेपन, तो संचरण आ गया समझ में। यसद लेपन, मिश्रातु और अमलगम। बेटा पारे की मिश्र धातु को क्या बोला जाता है? पारा प्लस कोई सी भी धातु मिला के बनते हैं बेटा आपके मिश्र धातु, उसको, उस मिश्र धातु को बोला जाता है अमलगम। आगे फिर कह रहा है बेटा आपका सीसा एवं टिन मिलकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसका नाम सोल्डर होता है। क्या होता है? सोल्डर। ठीक है, गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वेल्डिंग देखी होगी ना? अरे तो वेल्डिंग करने के लिए कौन कौन सी धातु? सीसा एवं टिन, इन दोनों धातुओं की मिश्र धातु जिसका नाम होता है सोल्डर, वो एक राड आती है उससे किया जाता है। ठीक है, कांसा क्या है? कांसा विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। जो कांसा है ना, कांसा, वो विद्युत का कुचालक है, और जो कांसा है वो किस किस की धातु है पता है? पीतल एवं काय की? पीतल तथा ताम्र एवं टिन। नहीं, चलो एक काम करो यार, मैं लिख ही देता हूं, लोहा, निकल और क्रोमियम, इससे बनती है बेटा स्टेनलेस स्टील अर्थात इस्पात। बेटा स्टील मतलब इस्पात, ध्यान रखना है। इसके बाद पारा प्लस कोई सी भी धातु, इसकी जो मिश्र धातु बनती है उसको बोलते हैं अमालेगम। ठीक है, पारे की मिश्र धातु। इसके बाद कह रहा है बेटा कॉपर और जिंक, तांबा प्लस जिंक, तांबा मतलब कॉपर, ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी बनती है बेटा आपकी पीतल। क्या बनती है? पीतल भी मिश्र धातु है। इसके बाद बनता है बेटा तांबा एवं टिन, मतलब तांबे के साथ में तांबा, और बेटा जिंक मिलाओगे तो बनेगी पीतल, और टिन मिलाओगे तो बनेगी कांसा। क्या बनेगी? कांसा। और एक और है बेटा आपकी लेड और टिन। कौन सी बेटा? सीसा एवं टिन, सीसा एवं टिन, इसको मिला के बनता है बेटा एक धातु सोल्डर। क्या बनती है? सोल्डर। तो ये तुम्हारे कोर्स में दे रखी है, ये तुमसे बोल रहा था मैं। ठीक है, कितनी है ये तो बेटा अलग काम, बात अलग है, मतलब है तो मिश्र धातु, अलग बात है, ये ऊपर लिख लेना। तो लोहा निकल क्रोमियम, लोहा निकल क्रोमियम Cr। ठीक है, ये देख लो कॉपर और जिंक, ये कॉपर और टिन, टिन मतलब Sn, और ये आ गया बेटा Pb प्लस Sn। बेटा मैंने संकेत इसलिए लिखवा है क्योंकि परीक्षा में 4 ऑप्शन में मान के चलो संकेत लेके आ गए और तुम्हें हिंदी में याद था, तुम टिन का संकेत ही नहीं पकड़ पाए, गलत सलत कर दी। कल इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। तांबा टिन मिलके, तांबा जिंक मिलके पीतल, लोहा निकल क्रोमियम मिलके स्टेनलेस स्टील। ऐसी सर कितनी मिश्र धातु होती हैं? अरे बेटा कम से कम 150 एक मिश्र धातु होती है जिनका अलग अलग उपयोग किया जाता है। अब तुम कह रहे ये क्यों बनाई? क्योंकि सोल्डर से वेल्डिंग करते हैं, इसका गलनांक बहुत कम होता है। कहां सा क्यों बनाई? मिलके कॉपर और टिन से बन रही है, अर्थात बाकी लक्षण धातुओं के, लेकिन ये विद्युत की कुछ अलग है। अब बताओ तुम। फिर पीतल क्यों बनाई? अब आप जानते हो बेटा पीतल का तो बहुत उपयोग होता है। स्टील, आए राम, अभी आप खाना खाओगे, फिर खाने की याद दिला दी। खाना खाओगे काय में खाओगे? स्टील में, आए हाय।
चलिए स्टील के बर्तनों में। तो बेटा मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये आपका पार्ट खत्म होता है 100%। चलो तो अब चर्चा कर लेते हैं अपन की अगला क्या होगा। ठीक है, अगला हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये बेटा मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है चैप्टर, एक शब्द भी नहीं छोड़ा। और अब तुम कहोगे रिवीजन करा दो, तो बेटा वीडियो को 2 की स्पीड से दोबारा देख लेना। आप में से कोई कहे कि सर फलाने पार्ट का रिवीजन करा देना, तो एक काम करना, इस पार्ट की जितनी भी वीडियो है उनको 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से दोबारा से देख लेना। नोट्स पहली बार में बना लो, वीडियो को दूसरी बार में दोबारा से देख लो, तो आपका हो गया रिवीजन। जो भी डाउट बनता है मुझसे पूछो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारा देखो, सबसे पहले बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 भाग हैं, जल्दी से देखना। PHYSIC। चलो तो केमिस्ट्री का आपका अध्याय 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये बेटा अभिक्रियाएं हैं, जल्दी जल्दी अभिक्रियाएं। दूसरा आपका क्या है, अम्ल। और तीसरा है धातु अधातु। चलो पांचवा बेटा कार्बनिक यौगिक। तो एक पार्ट बच रहा है कार्बनिक यौगिक, शानदार पार्ट है। ठीक है, जल्दी से बताएं, ये खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए, बात खत्म। अगला बचता है फिजिक्स का। ठीक है बेटा, आपका 9 पार्ट है, 10 पार्ट है, 11 है और 12 है। शायद इसमें आपका क्या है, प्रकाश। इसमें आपका क्या है, मानव का रंग बिरंगा संसार। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा 9 पढ़ा दिया, 10 पढ़ा दिया, 1 पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया, 3 पढ़ा दिया, बोल दो ठीक है। अब क्या बचा बेटा आपका 11 और 12, जिसका की नाम क्या है बेटा आपका, 11 का शायद विद्युत है और बेटा इसका है धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब एक में विद्युत है और एक में चुंबक है, ऐसे ही है क्या। देख लो बेटा, एक में विद्युत है और एक में चुंबक है। कितने पार्ट है बेटा आपके, एक सेकंड, हाँ एक में है बेटा विद्युत और एक में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एक में विद्युत और एक में चुंबक। चलिए तो आप मुझे बताइए, क्या कार्बनिक यौगिक स्टार्ट करना है, जल्दी से बच्चा लिखिए आप। क्या आप लिखिए 4, मतलब जो 4 के सपोर्ट में वो 4 लिखें, या फिर एक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, अब फिजिक्स का। अरे इतना खतरनाक, इतना शानदार पार्ट है विद्युत, मजे ना आ जाए जब कहना विद्युत पार्ट, मजे ना आ जाए, मजे ना आ जाए जब कहना। ठीक है, विद्युत वाले पार्ट में। ठीक है, मेरी फिजिक्स है विद्युत। चलिए तो आप कमेंट में बताएं बेटा कि 11 पार्ट स्टार्ट करना है कि 4 पार्ट, जल्दी से जल्दी बताएं। कल की वीडियो में 11 पार्ट स्टार्ट करना है कि 4 पार्ट, या फिर किसी चैप्टर का कुछ रिवीजन कराना हो, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर कराना हो। सही है, जल्दी से बताइए। कुछ और करना हो तो, अरे भैया 4 11 11 11 11 11 11 11 के सपोर्ट में ज्यादा है। ललित बैरागी जी 4 के सपोर्ट में है भैया, 4 4। चलो मतलब कुछ बच्चे जो 4 के सपोर्ट में है, उनका मन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री को टेंटू ही दबा दें। सही है, केमिस्ट्री को एक बार में टंटो ही खत्म करें। सही है, और ये कह रहे हैं भैया विद्युत हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, तो आपकी पूरी विज्ञान आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसी महीने में मैं कोशिश करूंगा, विद्युत वाले चैप्टर में ज्यादा नहीं, कम से कम 10 वीडियो विद्युत वाले चैप्टर में लगेंगी, आराम से लगेंगी विद्युत वाले चैप्टर, क्योंकि उसमें सवाल कराते हुए जाऊंगा जैसे मैंने प्रकाश में कराया था। मतलब तीनों का अगर देखा जाए तो तीनों में 10-10 वीडियो में आपका आराम से काम हो जाएगा। मतलब 10-10 लेक्चर अर्थात 30 लेक्चर अर्थात 1 महीना, तो आपका ये पूरी विज्ञान का मैटर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप बायो वाला भाग है उसको अपन अदर टीचर से पढ़वाएंगे बेटा, अपन नहीं पढ़ते हैं, तुम्हें पता विज्ञान से। चलो जय श्री कृष्णा बेटा, धन्यवाद आप जुड़े लाइव, शुभ रात्रि। ठीक है, आपके ओपिनियन पे मैं विचार करूंगा। ठीक है, मैं गिन लूंगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चे टोटल है बेटा आपके। कितने, 20 बच्चों में 15 बच्चों ने 11 पार्ट बोला। जय श्री कृष्णा। ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं 11 पार्ट।